मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और एज यूजुअल हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार साहब। और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो महाराष्ट्र सरकार की रिवीजन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करी, उससे लेकर के जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है जिला परिषद में, पंचायत में और अलग अलग जगह पर। और प्रदीप जी, बड़ी पेचीदा बात है। पेचीदा बात यह है कि आगे जाकर के कोई 12 या 12 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें बीएमसी भी है। उसमें भी जो ओबीसी रिजर्वेशन था, इस सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र सरकार के रिवीजन पिटीशन को रिजेक्ट करने की वजह से वहां पर भी तकलीफ आ गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तकलीफ को लड़ने में एज यूजुअल महाराष्ट्र सरकार तो अग्रसर है ही। हमारे बड़े पुराने मित्र जितेंद्र बंटी अवार्ड साहब, वो इसमें सबसे आगे हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो ओबीसी इंटरेस्ट हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो इंटरेस्ट हैं, वो प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। प्रदीप। एग्जैक्टली सर, ही वाज बीइंग वेरी एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू सी दैट ओबीसी विल नॉट सफर इनजस्टिस जी, और हमारा काम है कि इनको रिजर्वेशंस प्राप्त दिला देना। He cited why Mr. Ambedkar, Dr. Baba Saheb Ambedkar ji, why he resigned at that particular time. Yes. He said OBC was one issue because वो चाहते थे कि OBC को रिजर्वेशन मिले और तब भी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रहा था, and that is one of the reasons that Mr. Dr. Baba Saheb Ambedkar also resigned then. Yes. He says that 54% of our population are OBC. Yes. पूरे देश के 54% Yes. population OBCs में आता है। तो why, how can you stop reservations for the OBC? Though it's come from the Supreme Court, he says state and center has to function. जिस प्रकार से एब्सोल्युटली प्रदीप जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाने हैं। आप जरा कंप्लीट करें जो आप कुछ बोलने जा रहे थे, आप बोलिए। नहीं, तो एम्पिरिकल जिस प्रकार से फिगर्स की बात कर रहे थे, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अवेलेबल। सरकार का काम है स्टैटिस्टिक्स को प्रोवाइड करना, और सरकार सेंटर अगर नहीं कर पा रहा तो स्टेट को कुछ करना पड़ेगा। यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है प्रदीप जी कि अब तक जिस सेंसस के ऊपर हम लोग डिपेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से मंडल कमीशन रिपोर्ट की जो रिजर्वेशन, जो रिकमेंडेशंस थी मंडल कमीशन रिपोर्ट की, जिसकी वजह से वो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हुई। और सबको याद है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट जब आई 1989 में, उसके बाद क्या हुआ, हर जगह पर प्रोटेस्ट हुए वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें नहीं जाना चाहते। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो डिपेंड कर रही थी कास्ट बेस्ड सेंसस जो लास्ट हुआ था 1931 में। 1931 में एक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, जिससे ये मालूम पड़ा कि भाई इतने हमारे यहां दलित हैं, यानी इतने शेड्यूल कास्ट हैं, इतनी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इतने अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ ही नहीं। आखिर में लोगों की प्रोटेस्ट के बाद, लोगों के आंदोलन के बाद 1975 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, 73 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद 2003 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, 2011 में जाकर के जो सेंसस हुआ उसमें एक कास्ट बेस्ड सेंसस भी था। लेकिन उसके जो कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, जिसको एम्पेरिकल डेटा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा था कि भाई एम्पेरिकल डेटा तो लेकर आओ, वो एम्पेरिकल डेटा आज तक रिलीज नहीं हुआ है। इसलिए रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई इसमें एरर्स हैं, इसमें कुछ गलतियां हैं, जिसकी वजह से हम लोग रिलीज नहीं कर पा रहे। आज 2021 हो गई है, 10 बरस के बाद भी वो डेटा रिलीज नहीं हुआ, जिसकी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट को सारे ओबीसी रिजर्वेशन कैंसिल करने पड़े। जब महाराष्ट्र सरकार एक रिवीजन पिटीशन लेकर के, एक अपील लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई, वो अपील रिजेक्ट हो गई। फिर रिवीजन पिटीशन डाली, वो भी रिजेक्ट हो गई। अब मेरा ये कहना है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार की तो गलती नहीं है, इसमें ओबीसी जितने हैं उनकी तो गलती नहीं है। अब जितने हमारे जिला परिषद हैं, जितने हमारे पंचायत हैं, उसमें आप ये देखिए कि तकरीबन 54 के 56,000 सीटें जो है, 56,000 ओबीसी जो जीत करके आए हैं रिजर्व सीट्स में से, दे ऑल लॉस्ट देयर सीट्स। उन सबकी सीट्स गई। ये कहां का न्याय है? ये क्या हुआ? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ, मतलब क्या बोलेंगे इसको?
सर ओबीसी लीडर्स अक्रॉस पार्टी लाइंस, आप देखोगे ओबीसी लीडर्स चाहे वो विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के हो, नाना पटोले has raised this issue from the सरकार की तरफ से, आई थिंक जितेंद्र अवार्ड एनसीपी की तरफ से वेरी वोकल, एब्सोल्युटली एग्रेसिव, एंड इवन फ्रॉम द बीजेपी पंकजा मुंडे, इवन देवेंद्र फडणवीस, मिस्टर फडणवीस कोर्टेड अरेस्ट, yes, पूरे मुंबई महाराष्ट्र में आंदोलन चला, that was amazing. Devendra Fadnavis quoting arrest. Now that is something I really loved seeing. Finally, BJP is on the street. Wonderful. Yes, sir. And they had, I mean, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने पूरे एक आंदोलन सा किया था कि ओबीसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ओबीसी के खिलाफ इंजस्टिस होना नहीं चाहिए, एंड द स्टेट, they blame the state as usual. सेंटर ने अपना काम किया, स्टेट ने अपना काम नहीं किया, स्टेट ने पूरे एम्पिरिकल स्टडी और स्टैटिस्टिक्स कोर्ट के सामने. That is not for the state. Those statistics have to be released by the center. Because the census is carried out by the center, not by the state. या तो आप राज्य को राइट दे दीजिए कि भाई अपना सेंसस आप खुद कर लीजिए. जो सेंसस करना है, कास्ट बेस्ड सेंसस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है. जी प्रदीप. एंड इसके ऊपर पॉलिटिक्स क्रीप होने लगा. जी. विजय वडेट्टीवार कहता कि ओबीसी, आई एम एन ओबीसी, इसलिए मेरे खिलाफ भी इंजस्टिस होने लगा है. ये सरकार मुझे रेवेन्यू मिनिस्ट्री देना चाहिए था और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का मिनिस्ट्री मुझे दे दिया है. मैं एक ओबीसी हूं, इसलिए मुझ पे इंजस्टिस, तरह तरह की एवरीबडी इज कमिंग टू इट इन देयर ओन वे. बट एज जितेंद्र अवार्ड पुट इट, हमें ओबीसी को जस्टिस देना होगा, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. पंकजा मुंडे एंड द बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड अ बिग समिट इन लोनावाला, कहा कि ओबीसी राइट्स को किस प्रकार से हम प्रोटेक्ट करें. उन्हें कहा कि हम दिल्ली राजधानी बोले, दिल्ली राजधानी है या मुंबई, हम चक्का जाम करेंगे. वी आर गोइंग टू do chakka jam, we are going to stop traffic, we are going to fight for the rights of the OBCs, and उन्होंने कहा कि we are also simultaneously approaching the courts. Yes. जैसे BJP is going to approach the courts on its own. और उन्होंने ये कहा कि अगर स्टेट एम्पेरिकल डेटा सर वो बहुत तकलीफ हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. उनका कहना है कि अगर स्टेट नहीं कर सकती है तो आई विल रिक्वेस्ट द सेंटर to come forward and give the data to the concerned courts. But how will they give the data, Pradeep ji? The fact remains that as far as the data is concerned, new data will have to be collected now. A new census will have to be done now, conducted now. एक नया सेंसस आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ओबीसीज का वास्तविकता में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. Now, here, यहां पर एक राजनीतिक तथ्य में सामने रखता हूं, राजनीतिक तथ्य. ओबीसीज की जो संख्या है वो वास्तविकता में 54% से भी ज्यादा है, ऐसा अनुमान है. और हो सकता है कि सेंटर में जितने लोग बैठे हैं, केंद्र में जितने लोग बैठे हैं, स्पेशली हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और राज्य में जितने लोग बैठे हैं, स्पेशली जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हो सकता है उसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हों, वो ये डेटा रिलीज नहीं करना चाहते. इसलिए शायद रिलीज नहीं करना चाहते क्योंकि अगर मान लीजिए 54 से 60% अगर ओबीसी की संख्या निकली, so they will become the most powerful group all over India. पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप जो है वो ओबीसीज का बन जाएगा. ये एक वजह है कि 10 बरस से 2011 से लेकर के 2021 तक 2011 के सेंसस के जो फिगर्स हैं आपने रिलीज नहीं किए. एग्जैक्टली सर. मिस अवार्ड जी, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड में हाईलाइट किया 54% ऑफ द पॉपुलेशन आर ओबीसीज. यस. Pankaja Munde also cautiously treaded that way, saying that हम इनका rights चाहते हैं, we want rights for the OBCs. She herself is an OBC. Yes. But we don't want to tread on the rights of the Marathas. Yes. I mean, there's going to be a lot of conflict here. Yes. With this rights को इनका खींच के इनको देंगे या इनका खींच के इनको देंगे, ये बहुत एक प्रकार से कंफ्यूजन चल रहा है. तो उस कंफ्यूजन में इन्होंने अपने तरफ साफ कर दिया कि हम ओबीसी के राइट चाहते हैं, पर हम मराठा राइट्स को वॉयलेट या उनको टेक ओवर करने, उनके टर्फ में जाना नहीं चाहते. हम सरकार में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोनों के आपको सेंटिमेंट्स को समझ के काम करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी, जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, वहां पर उद्धव ठाकरे जी ने ये बात रखी. उन्होंने कहा भाई देखिए 50% की एक सीमा बना रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अगर पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है तो उस सीमा के आगे जा सकते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, देखेंगे उसकी लीगैलिटी क्या है, वो बाद में देखा जाएगा. क्योंकि
अगर मान लीजिए ओबीसी का मैटर सामने आता है, यू ऑलरेडी हैव 49.5% रिजर्वेशन एनीवे, उसके ऊपर अगर 5% आप मराठा रिजर्वेशन देते हैं तो दैट गोज अप टू 54%, जो कि कोर्ट ने उसकी पहली अवमानना कर दी है, कोर्ट ने उसको पहली नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो गोइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। लेकिन मराठा रिजर्वेशन का जो इशू है और ओबीसी रिजर्वेशन का जो इशू है, इसमें बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। और यहां पर जिस प्रकार जितेंद्र आवाड जी ने कहा कि जहां तक ओबीसी का प्रश्न है, आखिरकार याद रखें, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो क्लासेस जिनका आज तक शोषण होता रहा है, हजारों सालों तक जिनका शोषण हुआ है, उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिलना ही चाहिए। एग्जैक्टली और उन्होंने और भी स्ट्रेस कर दिया कि जब मंडल कमीशन वीपी सिंह सरकार वांटेड टू इम्प्लीमेंट, ये सब इम्प्लीमेंट करना चाहता था, सबसे बड़ा विरोधक उन्होंने कहा, उनका कहना है बीजेपी। Yes. बीजेपी हैड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री, बीजेपी इसका विरोध किया था। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर इन 1991 मिस्टर डॉक्टर जेके जैन, लेट डॉक्टर जेके जैन, अब तो खैर नहीं है, वो जैन स्टूडियोज के मालिक थे, जैन टीवी जिन्होंने चलाया, माफ कीजिएगा, आई स्टार्टेड जैन टीवी, बट एनीवे, Dr. J.K. Jain actually sat on a hunger strike for 18 days against the implementation of the Mandal Commission at the Boat Club. 18 दिन तक Dr. J.K. Jain ने हंगर स्ट्राइक करी थी। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे Dr. J.K. Jain। इसके अलावा हर जगह पर यह कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त कहा था भाई ये इनका इंडिविजुअल डिसीजन है, हम हमारा से कुछ देना नहीं है, but that's a nice way of putting it. He is doing it individually. The fact was, all BJP leaders were very very happy, क्योंकि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के खिलाफ जितने भी स्वर्ण जाति के लोग थे, वो सब थे कि भाई ये इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। The BJP obviously did not want to lose its upper caste vote at that time, and they didn't, because the BJP was able to show कि देखिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट तो किया। Exactly, sir, and that is very nicely highlighted by Dr. Jitendra Awad। उन्होंने कहा कि बीजेपी was foremost इसको अपोज करने के लिए, मगर आज आप देखो देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण फील्ड में आ गया, अरेस्ट कोर्ट कर लिया है, वी गॉट पंकजा मुंडे, but something Shivsena has to yet come up with a very very strong stand where they stand, but at the same time one of the biggest and most powerful leaders, Mr. Chhagan Bhujbal, yes, is not seen, छगन भुजबल जी। लेकिन यहाँ प्रदीप जी एक बात मेरी मतलब जरा समझ में आती नहीं। 5 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार थी, उनको मालूम था कि आगे जाकर के ये समस्या आने वाली है कोर्ट में, कोर्ट एम्पेरिकल डेटा मांग रहा है। एम्पेरिकल डेटा जो था 2011 के सेंसस का, जिससे ये साफ तौर पे ये मालूम पड़ जाता कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी जो ओबीसी हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी हैं ही, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी है। केंद्र सरकार पर थोड़ा दबाव डाल करके, रिक्वेस्ट करके बड़े आराम से ये एम्पिरिकल डेटा लाया जा सकता था, या एक नया सेंसस ऑर्डर किया जा सकता था। ये क्यों नहीं किया आखिरकार, ये जरा आप बताएं, क्योंकि आप तो खुद बीजेपी में रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया? वेरियस फैक्टर्स, उनका कंसंट्रेशन किस प्रकार से था, उनका पॉलिटिकल अलायंस किस प्रकार से था, पॉलिटिकल इक्वेशंस किस प्रकार से था, व्हाट वाज देयर विक्ट्री फॉर्मूला, वो हर चीज पर निर्भर था। We found that particular segment was not their vote bank or their vote bank। आज उनके वोट बैंक है, जैसे मुंडे और भुजबल साहब, before when गोपीनाथ मुंडे was alive, मुंडे जी और भुजबल जी had a strong base among the OBCs, fantastic base। उनके एक रैलीज में हजारों लाखों के it was scared for any। अरे आपको याद है समता परिषद जब उन्होंने बनाई? यस, अरे मतलब आप देखिए, मतलब क्या ज्योतिबा फूले की एनिवर्सरी के ऊपर जिस तरीके से भुजबल साहब अपनी रैलीज कंडक्ट किया करते थे, मतलब देखने लायक होती थी भीड़ जो थी। और वही भुजबल साहब आज साइलेंट है, वो भी सोचने वाली विषय है, क्यों है साइलेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिस्टर अवार्ड, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड emerging as a very strong voice of the OBC, voice of the OBCs,
उन्होंने हर मैटर पे अपना एकदम तौर तरीके से उन्होंने वेरी एक्सप्लोसिव मैनर जस्ट केप्ट वेदर इज क्रिटिसाइजिंग द मोदी गवर्नमेंट ऑन ऑल स्ट्रेटजीज बिकॉज वी नो फाउंड इटली इन महाराष्ट्र इतने अपोज करने वाला और पॉइंट वाइज चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर के हो गए हर चीज में जिस प्रकार से उन्हें स्टूडियस प्रकार से कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन उनको हाईलाइट कर दिया कि यू आर रॉन्ग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड ही इज इमर्जिंग टुडे एज very strong and Pradeep ji and courage and the courage to say so because nobody else has the courage by the way हर एक को अलग अलग एजेंसीज का डर है केंद्रीय एजेंसी अरे बाप रे बाप सीबीआई ईडी एसएफआईओ ना जाने और कितनी भी एजेंसीज हैं हमें तो नाम भी नहीं मालूम लेकिन जहां तक जितेंद्र अवार्ड साहब का सवाल है जितेंद्र अवार्ड को किसी से डर नहीं लगता है सीधे सादे तौर पर वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि 20 और 25 साल पहले थे आज भी बिल्कुल वैसे ही निडर होके निर्भीक होके बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं जैसे पहले किया करते थे और इस ओबीसी के मामले में मैं ये कह सकता हूं एंड रिमेंबर यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट यू वाचिंग अस ऑन नेशन नाउ बोथ प्रदीप नाम्बियार जी एंड मी आपके भी जितेंद्र अवार्ड ने अगर ये कहा है और ये कहा है एक बार नहीं न जाने कितनी बार कहा है कि जहां तक ओबीसी के हकों का प्रश्न है उसके ऊपर जरा भी आंच नहीं आएगी तो याद रखें जितेंद्र अवार्ड को पहाड़ इधर से उधर करने पड़े नदियों का रुख बदलना पड़े कुछ भी करना पड़े वो जरूर करके दिखाएंगे एंड रिमेंबर यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट जी Yes, sir. Finally, we find this kind of. But ever since this particular topic has ended up, नेता लोग सड़क पे उतरे हैं, but nobody has a plan. As you said, अवार्ड जी ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने राइट फ्रॉम अंबेडकर से लेके आज तक जिस प्रकार से शोषण हुआ है and why the indecisiveness of continuous governments उसको हाईलाइट किया उन्होंने. He's giving a silenced and balanced opinions right from the history of independence till now. कि why the OBCs have not got their rights and why is it absolutely necessary for them to get the rights now. Absolutely. और जहां तक अवार्ड जी का प्रश्न है मेरा तो एक सुझाव होगा जितेंद्र अवार्ड जी से कि जल्द से जल्द आप एक और सेंसस करवाएं जिससे एकदम पता लगे that what is the actual socio-economic status of OBCs, how many OBCs are really there, and within the OBCs, what is the creamy layer, what is the non-creamy layer, so on and so forth, so that this controversy can be put to rest finally. वरना क्या होने वाला है चुनाव आने वाले हैं 12 या 14 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव है उसके बाद जिला परिषद में चुनाव है और एक चीज याद रखें जो जिला परिषद में जो ओबीसी सीट्स गई हैं यानी ओबीसी जो इलेक्ट होकर के आए थे उनकी जगह पर अब वो सारी जनरल सीट्स करा दी गई हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि वो जनरल कैटेगरी में उनमें चुनाव दोबारा होंगे और 50% उसमें विमेन रिजर्वेशन विमेन ओनली सीट्स होंगी. ये बहुत तकलीफ होने वाली है सबको तकलीफ होने वाली है महाराष्ट्र की हर राजनीतिक पार्टी को तकलीफ होने वाली है. तो अगर इसमें राजनीति कम और टेक्निकल तरीके से कानूनी तरीके से अगर जल्द से जल्द इसमें निर्णय लिया जाए तो शायद सबके लिए बहुत अच्छा होगा. लेकिन एक बार फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है जितेंद्र अवार्ड साहब congratulations to you, really and truly wonderful to watch you, the manner in which you are working right now, absolutely wonderful. We are really and truly proud of you. That's it, that's all we've got for you in today's show on Nation Now with Pradeep Nambiar ji. I am RKB, that's it. आप सब लोगों को नमस्कार.